चैप्टर 5 उपसह संयोजन यौगिक 12th केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक अंक के प्रश्नों को। यहाँ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। K3 इन ब्रैकेट AlC2O4 टेकन थ्राइस का IUPAC नाम है। तो चलिए इसका नाम कैसे लेते हैं। तो यहाँ K3 का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम। फिर सबसे पहले लिगेंड का लेते हैं, तो ये हो गया, तीन जुड़े हैं तो ये हो गया ट्राई। फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, और इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, एल्युमिनियम, ये हो गया। अब इसका जब हम वो निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो आप इसमें जो होते हैं -2 होते हैं। तो कुल मिला के ये 3 दूनी -6 हो गए। 6 में से 3 इसके पास चले गए, तो 3 किसके पास हो जाएंगे, एल्युमिनियम के पास, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब प्रश्न है, कोऑर्डिनेशन यौगिकों में या उपसह संयोजन यौगिकों में किस धातु की समन्वय संख्या है। तो जो समन्वय संख्या होती है वो धातु के द्वितीयक संयोजकता के समान होती है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन से संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। तो जितने भी इसमें लिगेंड जुड़े हैं उसमें ये कार्बोनिल है, और कार्बोनिल में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की होगी वो शून्य होगी। संकुल एफिसियन 6, एफिसियन 6, FeCl4 में Fe की उपसह संयोजन संख्या क्या है। तो यहाँ उपसह संयोजन संख्या लिगेंडों से जुड़ी हुई संख्या है। इसमें 6 लिगेंड जुड़े हैं, इसमें 6 जुड़े हैं, इसमें 4 जुड़े हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 6 6 4। फिर प्रश्न है, DsP2 संकरण का उदाहरण है। तो इसमें दो तरह से ये 4 ही हो सकते हैं, इसमें तो 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ये जो NiCN4 2- है, इसकी हम अभी संयोजकता बंध के सिद्धांत पर बाद में देखेंगे बड़े प्रश्नों में। यही DsP2 संकरण का उदाहरण है। अब यहाँ प्रश्न है, FeCO6 में संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल में कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी इसकी शून्य होगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्ब धात्विक यौगिक है। संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं उसमें वर्नर ने किया है। मोहर लवण है, तो एक तरह का ये द्विक लवण है। यहाँ प्रश्न है, निम्न आयनों में से किसी एक चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिकतम है, उसे हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर मैं उनके बाहरी कक्षा का ये विन्यास लिख दिया हूँ। तो क्रोमियम H2O6 है, इसमें 3+ हैं, इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये 3d5 और 4s1 है। एक इसमें से निकल जाएगा, 2 इसमें से निकल जाएगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3, ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे वाले में देखते हैं, ये 2+ है, तो यहाँ पर ये 2 निकल जाएंगे, तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 भरी हुई है, तो एक जोड़े में होगा, इसका मतलब इसके पास कितने हैं, 4 हैं। ये जिंक है, तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। इसका मतलब ये है, इस वाले का ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो ये कारण लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको टिक कर देंगे हम। अब चलिए इसमें प्रश्न है, KCO कोबाल्ट है, CO4 ये कार्बोनिल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम निकाल सकते हैं, जैसे के लिए कितना हो गया, ऑक्सीकरण संख्या 1, कोबाल्ट का हमको पता नहीं है तो X लिख दिए, और कार्बोनिल का 0 होता है तो शून्य हो गया। अब यदि हम इसका पक्षांतर करेंगे तो X बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। तो कार्बोनिल की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1। सॉरी, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या -1। इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। 4 का 0 हो जाएगा, उसका पक्षांतर कर देंगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक स्थायी संकुल है। तो यहाँ पर ये वाला संकुल सर्वाधिक स्थायी होता है, क्योंकि यह कीलेट संकुल है, और कीलेट संकुल जो होता है वह लिगेंड से मिलकर के चक्रीय संरचना बना लेता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसमें।
अब देखते हैं सिस पीटी NH3Cl2 संकुल का खाली स्थान एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये कैंसर के इलाज में एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। हीमोग्लोबिन आयरन का खाली स्थान यौगिक है। एक संकर यौगिक या संकुल यौगिक कह सकते हैं, या उपसहसंयोजन यौगिक, कोई भी इसमें भर सकते हैं। ज्यामितीय समावयता खाली स्थान तथा खाली स्थान संकुल दोनों में पाई जाती है। तो ये चतुष्फलकी वाले में भी पाई जाती है ज्यामितीय समवयता, और अष्टफलकी वाले में भी पाई जाती है। डाई एथिल जिंक एक खाली स्थान यौगिक है। तो ये कार्ब धात्विक यौगिक है। यहाँ पर निकिल CO4 संकुल में Na की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल में कोई आवेश नहीं होता। फिर ये K4FeCN6 का सही आयुपेशीय नाम क्या है? तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा पोटेशियम। फिर ये 6 को बोलेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सा। फिर यहाँ पर ये CN6 को तो ये साइनो हो जाएगा, इसका फेरेट। और यहाँ पर जो है 6 माइनस होंगे, 6 में से 4 ये बन जाएगा। तो इस तरह से 2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। फिर है प्रश्न कोबाल्ट EDTA और इन ब्रैकेट 1 माइनस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो EDTA में जो है 4 माइनस होते हैं, उनमें से ये 1 माइनस बचा हुआ है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 4 में 1 चला जाएगा। तो फिर प्रस्फुटन रोधी कार्बधातिक यौगिक का सूत्र, तो ये टेट्रा एथिल लेड होता है। इसका नाम नहीं लिखना है, सूत्र लिखना है। तो ये C2H54 और यहाँ Pb, तो ये होता है एथिल, और इस 4 का मतलब हो गया टेट्रा और लेड, इस तरह से। फिर यहाँ COFe63 माइनस एक खाली स्थान चक्रण संकुल है। तो ये उच्च चक्रण संकुल है। फिर यहाँ EDTA खाली स्थान लिगेंड है। एक यह षटदंतुर लिगेंड है। फिर यहाँ प्रश्न देखते हैं, ये CONH3 5BrSO4 फिर CONH3 5SO4Br में किस प्रकार की समवयता है? तो देखिए यहाँ पर आयनों का विनिमय हुआ है। ये Br बाहर चला गया है, SO4 अंदर आ गया है। तो ये कौन सी समवयता हो गई? आयनन समवयता। अगला प्रश्न देखते हैं, उस कार्बधातुक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अप्रस्फुटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। तो ये क्या है? टेट्रा एथिल लेड। कैल्शियम के EDTA के साथ बने संकुलों का उपयोग किस धातु के विषैलेपन को दूर करने में किया जाता है? तो ये लेड धातु का। डाईबेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? सैंडविच जैसे होती है। आगे है ये NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकिल में किस प्रकार का संकरण होता है? तो ये sp3 संकरित होता है। फिर ये CrH2O5 SCN2 प्लस और CrH2O5 NaCS2 प्लस में कौन सी समवयता है? तो ये बंध समवयता है। यहाँ पर जो है सल्फर जो है धातु के साथ जुड़ता है, जबकि इस वाले में N जुड़ जाता है। तो इस तरह से जब यहाँ पर बंधन अलग अलग हो जाता है तो इसे हम बंध समवयता कहते हैं। अब प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए या सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए इनको देखते हैं। यहाँ द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण है। तो ये द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण है C2O-2। इसके बाद यहाँ उदासीन लिगेंड है। तो जो उदासीन लिगेंड है ये होता है कार्बोनिल। इसके बाद यहाँ पर CONH3 4Cl2 Cl में CO की उप सहसंयोजन संख्या है। तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या लिगेंडों के जुड़े हुए संख्या होती है। तो इसमें 4 और 2 6 लिगेंड जुड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है ये F नंबर सही हो जाएगा। फिर दूसरा है उभय दंती लिगेंड है। तो उभय दंतु लिगेंड वो होता है जिसमें दोनों जो परमाणु हैं इलेक्ट्रॉन को दान में दे सकते हैं। तो ये है NO2 और HCN। इसके बाद यहाँ है CONH3 5Cl। Cl में प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता क्या होगी? यहाँ पर जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या 6 हो गई। तो जो द्वितीयक संयोजकता है वो हो गई 6, और इसमें Cl और Cl दो जुड़े हैं तो 2 माइनस हो जाएंगे। तो इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरह से इसको करना है। फिर छठवें में CONH3 6Cl3 में प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? तो यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता है ये तो इसमें 3 हो गई, और जो इसमें द्वितीयक संयोजकता है वो कितनी हो गई? 6 हो गई। प्राथमिक संयोजकता का मतलब इसमें कितने आयन है, ऑक्सीकरण अवस्था हमको बताना होता है, और द्वितीयक वाले में हमको इनके लिगेंडों की संख्या बतानी होती है। इसके बाद एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड
तो यहाँ पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड एक तरह का कार्ब धातु की यौगिक है, माने कार्बन और धातु आपस में जुड़े होते हैं। फिर ये है डाई क्लोरो ट्राई एमेन प्लेटिनम सेकेंड, तो ये जो है सिस और ट्रांस समवयता को प्रदर्शित करता है। फिर ईडीटीए क्या है, तो जो ईडीटी है एक बहुदंती लिगेंड है, तो इससे हम इसको मैच करेंगे। चलिए अब 2 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। एक द्विक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए समझते हैं द्विक लवण क्या होता है। तो ये योगशील यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संघटक आयनों में टूट जाते हैं, और द्विक लवण के सभी संघटक आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं। जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट, ये FeSO4 NH4 2SO4 H2O है, या पोटास एलम, कोई भी एक उदाहरण इसमें दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं संकर लवण या संकुल लवण, ये क्या होता है। तो इन यौगिकों में लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन से उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जलीय विलयन में संकुल आयन अकेला आयन जैसा व्यवहार करता है, मतलब पूरा का पूरा धातु का और जो लिगेंड है वो सब कुल मिलाकर के एक ही आयन निकालता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संकुल आयन में वो क्या कहते हैं, संकुल लवण कहते हैं। लिगेंड के रूप में जुड़े आयन अपनी पहचान खो देते हैं, जैसे K3FeCN6 है। इस तरह से ये जो है संकुल यौगिक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, एम्बीडेंटेंट या उभय दंतु लिगेंड का उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर जब एक दंती लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु आयन से अलग अलग जुड़कर उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उन्हें उभय दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए NO2 माइनस आयन लिगेंड में केंद्रीय धातु आयन से या तो N या O उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है। तो जैसे यहाँ पर अभी नाइट्रोजन जो है ये धातु को उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को दान में देता है। इसी तरह यहाँ पर यदि ये इस फॉर्म में हो जाए, तो जो ऑक्सीजन है ये धातु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देकर के उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है। तो इसमें यन भी जुड़ सकता है धातु से और ओ भी जुड़ सकता है धातु से, इसलिए यह जो लिगेंड है ये उभय दंतु लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे के समझाइए। तो चलिए देखते हैं लिगेंड क्या है। कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो कि केंद्रीय आयन को इलेक्ट्रॉन देकर, चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। कोई भी परमाणु हो, आयन हो या अणु हो जो कि केंद्रीय धातु या धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजी बंध बनाने में समर्थ होता है या उप सहसंयोजी बंध बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संलग्नी या लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ K4FeCN6 में CN क्या है, एक लिगेंड है। तो यहाँ पर आगे भी और बता सकते हैं, किसी लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु हो तो जुड़ने वाले परमाणु की संख्या 1 होगी या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, आदि के आधार पर उन्हें एक दंतुर, यदि एक दाता परमाणु है तो एक दंतुर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलता है, यदि 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं तो द्विदंतुर, और 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सकते हैं केंद्रीय धातु को तो त्रिदंतुर, और अधिक 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। अब चलिए यहाँ प्रश्न 4 है, संकुल आयन क्या है। तो प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, संकुल यौगिक अलग चीज होता है और संकुल आयन अलग चीज होता है। तो वह आवेशित मूलक है जो सरल धातु आयन और या अधिक उदासीन अणुओं या लिगेंड के उप सहसंयोजक बंध द्वारा संयोजन से बना होता है। तो जब हम उप सहसंयोजी यौगिकों को देखते हैं तो उसमें धातु होता है, लिगेंड होता है, जब दोनों मिला करके जो आयन इकट्ठा दिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संकुल आयन कहते हैं। जैसे यहाँ FeCN6 में पूरे संकुल में जो आवेश है ये 4- है, तो ये संकुल आयन कहलाया 4-। तो यही है कि उप सहसंयोजी यौगिकों में जो पूर्ण रूप से आयन होते हैं बाहर, संकुल के बाहर, उसे ही हम क्या कहते हैं, संकुल आयन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, वह आवेशित मूलक है जो एक सरल धातु आयन और 2 या अधिक उदासीन अणुओं या लिगेंड के उप सहसंयोजक बंध द्वारा संयोजन से बना होता है। तो दोनों मिलाकर के धातु और
यहाँ पर लिगेंड जब मिल करके आयन बताते हैं तो उसे हम संकुल आयन कहते हैं। फिर प्रश्न है उप सहसंयोजन संख्या क्या है, उदाहरण दीजिए। केंद्रीय धातु या धातु आयन से उप सहसंयोजक बंध द्वारा सीधे ही जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को केंद्रीय धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यही है, जितने लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं उन लिगेंडों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। बस समझ करके अपनी भाषा में लिखना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये उदाहरण है CONH3 6। अब यहाँ पर ये धातु हो गई, ये लिगेंड हो गए। तो कितने लिगेंड जुड़े हैं, यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हैं। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और बंध से कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों के योग को हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देख लेते हैं। अब इसका सूत्र देखते हैं कैसे। तो प्रभावी परमाणु संख्या जो होता है, तो धातु परमाणु में कितनी संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, फिर आयनन बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लुप्त हो गए और लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। चलिए एक बार फिर से सूत्र को समझते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या, धातु के परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, फिर वो आयनन बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लुप्त कर देता है, समाप्त कर देता है, और लिगेंड द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। यदि हम इसको यदि इस तरह से निकाल दें तो हमको प्रभावी परमाणु संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए K4FeCN6 में Fe के लिए यदि हम प्रभावी परमाणु संख्या निकालेंगे तो उसका जो परमाणु क्रमांक है या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 26। 26 में कितने इलेक्ट्रॉन वो आयन बनने में खर्च कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आयन बनने में खर्च कर दिए, तो इसको घटा दिए। फिर यहाँ पर जो ये लिगेंड जुड़ा है तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड से प्राप्त हो गए। तो इसका जो EAN नंबर है वो कितना हो गया, 36 हो गया। अब अगला प्रश्न है कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर जब कोई बहुतंतुर लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो यह यौगिक कीलेट कहलाता है। जैसे निकिल डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सियम, तो इसमें देख लीजिए ये निकिल है और ये बहुतंतुर लिगेंड है और ये इस तरह से जुड़ करके चक्रीय संरचना बना लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कीलेट कहते हैं। तो यही है कि जब बहुतंतुर लिगेंड किसी धातु आयन से जुड़ करके चक्रीय संरचना बनाता है तो इस यौगिक को कीलेट कहा जाता है। और इसको याद कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक ही तरह का है। जैसे यहाँ CH3C या CH3C है, इसी को यहाँ डुप्लीकेट कर दिए हैं, सेम सेम चीज़ लिखा है। और यहाँ भी OH है, यहाँ O है, यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, OH है। इस संरचना को आप याद कर लेंगे। याद करना सरल ही है, यहाँ बीच में Ni लिखेंगे, फिर ये अणु और ये अणु एक है, ये 4 नाइट्रोजन इधर लिख देंगे। अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन में ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ OH जुड़ा है, फिर इसी का उल्टा नीचे O जुड़ा है तो ऊपर OH जुड़ा है, फिर ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इस तरह से यहाँ पर ये जुड़ेंगे और इसमें CH3 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो संरचना प्राप्त हो रही है ये एक कीलेट है। अब अगला प्रश्न है धातुओं के निष्कर्षण में उपसहसंयोजी यौगिकों का क्या महत्व है। तो चलिए बात करते हैं धातु कर्म में। धातु कर्म में गोल्ड है, सिल्वर जैसी धातुओं का निष्कर्षण भी संकुल के माध्यम से किया जाता है। धातु के अयस्कों को तनु साइनाइड विलयन के साथ क्रिया कराने पर विलेयशील साइनाइड संकुल बनते हैं, जिनकी क्रिया जिंक जैसे अधिक धन विद्युतीय धातुओं के साथ कराने पर ये धातुएं मुक्त होकर के अवक्षेपित हो जाती हैं। इस क्रिया को यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोई धातु है, ये धातु सिल्वर हो सकती है या सोना हो सकती है। ये संकुल यहाँ पर साइनाइड है और इसके जलीय विलयन में और इस तरह से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर हमको उस धातु का क्या बनेगा, संकुल लवण प्राप्त हो जाएगा। फिर ये संकुल लवण को हम जब जिंक से क्रिया कराएंगे तो जिंक जो है इसको विस्थापित कर देगा और धातु को अलग कर देगा या अवक्षेपित हो जाएगी धातु। इस तरह से इसी चीज को यहाँ पर शब्दों में लिखना है।
अब यहाँ 3 अंक के प्रश्नों को समझते हैं। उपसय संयोजन यौगिक है, अध्याय 5 का, 12th केमिस्ट्री का। समन्वय यौगिकों में संभावित विभिन्न प्रकार की समन्वयता को प्रत्येक के उदाहरण देकर के सूची बनाइए। तो जो उपसहसंयोजी यौगिकों में या समन्वयक यौगिकों में या संकुल यौगिकों में समन्वयता पाई जाती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समन्वयता होती क्या है। तो जिन यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। संकुल यौगिक में ये दो तरह की समन्वयता पाई जाती है। एक है यहाँ पर संरचनात्मक समन्वयता और दूसरा है त्रिविम समन्वयता। अब इसके भी कई भेद हैं। जैसे यहाँ पर संरचनात्मक समन्वयता के भेद क्या हैं? आयनन समन्वयता, उपसहसंयोजी समन्वयता, बंधन समन्वयता, और यहाँ पर ये जो बना है ये हाइड्रेट समन्वयता है। अब यदि हम त्रिविम समन्वयता की बात करें तो ये दो तरह की होती है, ज्यामिति समन्वयता, और ये भी सिस ट्रांस समन्वयता इसको भी बोलते हैं। और अगला होता है क्या, प्रकाशीय समन्वयता। अब यहाँ प्रश्न है, उपसह संयोजी यौगिकों में बंधन समन्वयता व आयनीकरण समन्वयता को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब सबसे पहले बंधन समन्वयता को देखते हैं। जब केंद्रीय धातु आयन से एक ही लिगेंड भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ता है तो उसे बंधन समन्वयता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये Ni है, NH3 5 है और SCN है। तो यहाँ पर जो S है, सल्फर है, ये निकिल से सीधा जुड़ा हुआ है। अगली बार ये दूसरा इसमें देख लेते हैं, NiNH3 है। अब ये जो SCN था ये NCS हो गया। अब यहाँ पर जो निकिल से है ये N जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो बंधन है वो अलग अलग हो गया। एक ही लिगेंड के दो अणु दो तरीके से जुड़ सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, बंधन समन्वयता कहेंगे। तो इसका शब्द तो बना लेंगे, मेन आप उदाहरण देखिएगा कि कैसे करना है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, आयनीकरण समन्वयता। ऐसे यौगिक जिनका मूल अनुपाती सूत्र एक ही होता है किंतु जो विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं तो उसे आयनन समन्वयता कहते हैं। यह उपसहसंयोजी मंडल के अंदर तथा बाहर के लिगेंड के विनिमय के कारण होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये उपसहसंयोजन मंडल है, यहाँ पर ये ब्रोमीन है और ये सल्फेट है। तो यहाँ पर सल्फेट जो है 2 आयन देता है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब यहाँ पर ये सल्फेट संकुल के अंदर चला गया और Br बाहर, तो ये विलयन में कितना देता है, Br- आयन देता है। तो यहाँ पर जो है आयनों का आदान प्रदान हो गया संकुल के बाहर और संकुल के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे, आयनीकरण समन्वयता कहेंगे। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उपसहसंयोजी यौगिकों में हाइड्रेट समन्वयता को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले हाइड्रेट समन्वयता होती क्या है? जब किसी संकुल के उपसहसंयोजक मंडल के भीतर और बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है तब हाइड्रेट समन्वयता उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, CrCl6 के 3 हाइड्रेट समन्वयी निम्नलिखित हैं। यहाँ पर H2O के जो संकुल के अंदर हैं 6 अणु हैं। फिर यहाँ पर संकुल के अंदर 5 अणु है, एक अणु कहाँ चला गया, बाहर, और उसके बदले जो है Cl एक अणु कहाँ चला गया, अंदर चला गया। क्योंकि समन्वय संख्या उसकी 6 है तो वो भी बना के रखना है। अब देखिए यहाँ पर जल का अणु कितना हुआ, 4, और ये क्लोरीन 2 बढ़ गया तो ये हो गया 6। यहाँ से क्लोरीन घटता जाएगा, 2 का कितना हो गया, 1, और 2 हाइड्रो यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल आया। इस तरह से जल के अणुओं में भिन्नता होती है संकुल के अंदर और संकुल के बाहर, तो इसे हम हाइड्रेट समन्वयता कहते हैं। आपको ये उदाहरण ध्यान रखना है। अब यहाँ है, ज्यामितीय समन्वयता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। जब केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर दो समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती अर्थात 90 डिग्री पर कोण हो तो उसे सिस समावयवी कहते हैं। और यदि विकर्णवत विपरीत अर्थात 180 डिग्री पर हो तो उन्हें ट्रांस समवयवी कहते हैं। इस प्रकार के समन्वयता प्राय वर्ग समतलीय तथा अष्ट समतलीय यौगिकों में पाई जाती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या 4 हो या 6 हो, उसके अंदर ज्यामितीय समन्वयता पाई जाती है। तो यहाँ पर देख लेना है, जैसे यहाँ पर ये NH3 है और ये भी NH3 है, तो यहाँ पर जो NH3 है ये 90 के कोण पर है, तो ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। और यहाँ पर ये NH3 है और ये NH3 है, विकर्ण में एक सिरे और दूसरे सिरे में 180 डिग्री के कोण पर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे।
अब इसमें भी देख लेते हैं, जैसे NH3 है, ये NH3 है, इनके बीच का कोण 90 है, इसलिए ये वाली जो समवैयता है ये ज्यामितीय समवैयता का शीर्ष वाला पार्ट कहलाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो NH3 है और ये जो NH3, यदि हम देखें, या NH3 ये वाला और ये वाला देखें, तो एक दूसरे के विपरीत हैं, 180 के कोण पर हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये ट्रांस ज्यामिति का है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बधातुक यौगिकों के उपयोग लिखना है। तो चलिए समझते हैं कार्बधातुक यौगिक क्या हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से आबंधित होता है, कार्बधातुक यौगिक कहलाता है। कार्बधातुक यौगिकों के उपयोग देख लेते हैं। टेट्राएथिलेट TeL का उपयोग अप्रस्फुटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा है ये है जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग एथिलीन व अन्य एल्कीन के बहुलीकरण में किया जाता है। ये कार्बधातुक यौगिकों के उपयोग हम पढ़ रहे हैं। एथिल मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग कृषि में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। और विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये कार्बधातुक यौगिकों के उपयोग हैं। अब प्रश्न है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर NiCO4 की रचना को समझाइए। तो चलिए इसकी रचना को हम देखते हैं। तो सबसे पहले निकिल परमाणु में जो इनकी संख्या होती है परमाणुओं की बाहरी कक्षा में, वो संख्या होती है 27। तो हम ये D में 7 भर दिए, 4s में ये भर दिए। फिर यहाँ पर इसके जो 4 संकृत कक्षक होंगे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यस के, ये इसके अंदर चले जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं। अब इसमें हम 4 संकृत कक्षक करते हैं, तो ये एक यस का बना और 3 किसके बन गए, पी के। अब यहाँ पर जब CO4 आएगा तो इनमें अपने इलेक्ट्रॉनों को दान में देगा, तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन इसमें दान हो दे देता है। तो इस तरह से यहाँ पर sp3 संकरण द्वारा जो है ये टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनता है। अब यहाँ पर हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं कि निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल में, तो यहाँ टेट्रा कार्बोनिल निकिल में परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है। Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d8 होता है, मतलब इसमें 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर या 3d10 होता है, तो जब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉनों को, ये s के इलेक्ट्रॉनों को इसको मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 3d10 हो जाता है, माने भर जाता है। और फिर इसमें sp3 संकरण के फलस्वरूप चतुष्फल की संरचना बनती है। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। तो इसको शब्दों में लिखें या नहीं लिखें ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप जो है इसका चित्र बना करके लास्ट में लिख सकते हैं। इसमें sp3 संकरण के फलस्वरूप चतुष्फल की संरचना बनती है और युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर CONH343+ की रचना को हमको समझना है। तो सबसे पहले ये कोबाल्ट के 3+ कक्षक का हम ये कक्षा बना लेते हैं। तो चलिए इसकी संरचना कैसे बनेगी। सबसे पहले हम जान लें कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक जो होता है 27 होता है। 27 में यदि मैं 3+ की बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, तो इसमें से इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसमें से एक निकल जाएगा, तो इसमें 3d में कितने बचेंगे, 6। तो इस तरह से CO3+ आयन कक्षक में यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 4s को खाली कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब CO3+ में D2sp3 संकरण होगा, तो ये जो 2 कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये D कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसके साथ क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे और ये साथ में इकट्ठा मिल जाएंगे। तो D के कितने मिल गए, D के ये 2 मिल गया, S का 1 मिल गया और P का 3 मिल गया। इस तरह से यहाँ पर जो बनेगा संकरण वो हो जाएगा D2sp3 संकरण। और इसके बाद यहाँ पर जब यहाँ संकुल आता है, तो ये संकुल अपने इलेक्ट्रॉनों को, जोड़े वाले इलेक्ट्रॉनों को इनको देगा, तो ये सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हमको भर देना है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये NH3 अणुओं से प्राप्त 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये निम्न पृथक्करण संकुल कहलाता है, जिसमें अंदर ही क्या होता है, जोड़े बन जाते हैं। आंतरिक कक्षा इसको मिल रही है, इसलिए इसको निम्न पृथक्करण संकुल कहते हैं। अब यहाँ पर जो संकरण हुआ वो क्या हो गया, D2sp3 हो गया। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफल की होगी। दूसरा, इसको देखने से ये पता चलता है कि सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, इसलिए कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ 4 अंकों के प्रश्न को
समझते हैं। ये है उपसय संयोजन रसायन, 12th फिजिक्स के ही। तो प्रश्न पहला है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए कि NiCN4 माइनस आयन की जो संरचना है वह वर्ग समतली संरचना है एवं प्रतिचुंबकी है तथा NiCl4 माइनस आयन चतुष्फल की है और इसकी ज्यामिति जो है अनुचुंबकी है। तो प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए कि NiCN4 माइनस आयन की ज्यामिति वर्ग समतली है और जो प्रतिचुंबकी है साथ में NiCl4 माइनस है उसकी ज्यामिति चतुष्फल की है और अनुचुंबकी है, इसको समझाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले NiCN4 माइनस में देखते हैं। तो Cn प्रबल लिगेंड होने के कारण d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसके कारण यह प्रतिचुंबकीय होता है और इसमें DsP2 संकरण होता है, जिससे यह वर्ग समतली होता है। अब इसको हम संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर करके देखते हैं। तो देखिए, ये निकिल है, निकिल में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि मैं इसका विन्यास करूं तो ये हो जाएगा 3d8 और 4s2। लेकिन यहाँ पर ये Ni2 प्लस है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, तो हमारे पास इस तरह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर डी कक्षक में होंगे। अगले में हम क्या करते हैं, इसका हम युग्मन कर दिए तो एक डी कक्षक खाली होकर इनके साथ चला गया, तो हमारे पास ये 4s भी हो गया एक, और ये 4p के कितने हो गए, 2 हो गए, एक डी हो गया। इस तरह से ये DsP2 संकरण यहाँ पर बनता है। अब जो है यहाँ पर ये जो 4p है इसमें से हम 2 ही लिए हैं ना, ये एक इस तरह से और इतने लिए हैं, इस तरह से कक्षल किए हैं। एक हुआ डी का, एक हुआ एस का और 2 हो गए किसके, पी के। तो इस तरह से ये DsP2 संकरण हो गया। एक पी का इधर खाली बचता है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब NiCN4 बनता है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को ये दान में देता है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये साइनाइड समूह से प्राप्त जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं युग्म वाले। अब यहाँ जबकि NiCl4 माइनस में जो Cl माइनस होता है वो दुर्बल लिगेंड होता है, जिसके कारण 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। पिछली बार जो है d के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया था, इसमें युग्मन नहीं होगा। तो डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं और जब अयुग्मित होंगे तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। दूसरा, इसमें जो संकरण है sp3 होगा, इसलिए इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी हो जाएगी, चतुष्फल की। अब चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर ये Ni2 प्लस में डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अब हमको यहाँ पर ये जितने 4 लिगेंड हैं तो हमको 4 कक्षक चाहिए संकृत वाले। तो एक जो है S का मिल जाता है और तीनों के तीनों जो हैं ये पी के मिल जाते हैं। इस तरह से sp3 संकरण प्राप्त होता है। और जब यहाँ पर Cl4 आता है तो अपने जो जोड़े के इलेक्ट्रॉन है 4 उनको इसमें दे देता है। इस तरह से यहाँ पर संकुल बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो जो इस पूरे संकुल में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो ये अनुचुंबकीय हो गया और इसमें sp3 संकरण है, इसलिए कैसा हो गया, चतुष्फलकी हो गया। निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिकों के केंद्रीय धातु आयन की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम का हमने x लिख दिया क्योंकि हमको पता नहीं था। फिर ये अमोनिया है, अमोनिया की जो आक्सीकरण अवस्था होती है शून्य होती है और इसमें 3 जुड़े होंगे तो यहाँ पर ये 3 लिख दिए। फिर क्लोरीन की जो आक्सीकरण अवस्था होती है -1 होती है, 3 हुआ तो 3-1। अब यहाँ पर x में गुणा किए तो x हो गया, ये 0 हो गया और ये 3 में -1 हो गया और इधर -1 ये वाला लिखते हैं जो संकुल में लगा हुआ है, ये -1 बराबर में ये वाला -1 लिख दिए। अब इसका हम पक्षांतर करके जब हम हल कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ पर इसकी आक्सीकरण अवस्था +2 हो जाएगी। इसी तरह से अगले वाले को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ये जिंक है, जिंक के लिए हमने क्या लिख ले लिया, x ले लिया। फिर यहाँ H2 है, 3 है तो यहाँ पर 3 ले लिए और यहाँ जल में कोई भी आक्सीकरण अवस्था नहीं होती, शून्य है तो यहाँ शून्य लिख दिए। फिर OH में जो होता है -1 होता है तो -1 लिख दिए। अब इसकी यहाँ +1 है तो यहाँ पर +1 लिख दिए। इस तरह से यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो -1 का इधर पक्षांतर करेंगे +2 आ जाएगा। अगला वाला हम देखते हैं ये C नंबर का, तो इसको भी समझते हैं। यहाँ पर ये सोडियम है, सोडियम में +1 होता है तो 4 सोडियम है तो 4 + 1 हो गया।
इंटू में। अब यहाँ पर Ni है, Ni का हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। CN4 है तो CN4 में -1 होती है तो 4 -1 हो गया इस तरह से। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो ये हुआ 4 और ये हुआ x और ये हो गया -4 और ये 4 4 कट जाएंगे 0, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकिल की कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आगे के स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर जैसे पोटेशियम है कितने हैं, 2, तो 2 ले लिए। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1 होती है तो वही लिख दिए। फिर ये जिंक का हम लिखते हैं तो जिंक के लिए हमने x लिख दिया, एक ही जिंक है तो 1x हो गया। अब OH है तो OH में कितने जुड़े हैं, 4, तो ये 4 हो गए। OH में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है OH की -1 होती है तो -1 लिख लिए। अब इसका हम गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो x बराबर +2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे ऊपर आपने ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का तरीका समझा है, उसी हिसाब से इनकी भी ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल करके देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सभी तत्व लिखे हुए हैं। अब निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर CuNH3 4SO4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम संकुल का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर 4 जुड़े हैं तो ये हो गया टेट्रा। फिर अमीन जुड़ा है तो ये हो गया अमीन। इसके बाद यहाँ कॉपर है तो यहाँ पर कॉपर लिख देंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं क्योंकि सल्फेट में 2 माइनस होता है और यहाँ पर अमीन में कुछ नहीं होता, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 हो जाएगी। और लास्ट में हम बाहर का लिख देंगे सल्फेट। इसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो 6 है, 6 के लिए हम हेक्सा लिखेंगे। फिर इसको एक्वा बोलते हैं तो एक्वा लिख लिए। फिर ये क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख दिए। फिर ये क्लोराइड है, 3 क्लोराइड है, एक क्लोराइड में 3 माइनस, एक माइनस होता है तो ये 3 हो जाएंगे, तो 3 क्लोराइड इस तरह से बन जाएंगे। जो इसमें माइनस है वही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्वा में जल में तो कोई ऑक्सीकरण अवस्था होती नहीं। फिर यहाँ पर देखते हैं निकिल कार्बोनिल और ये है तो 4 हो गए, तो ये हो गया टेट्रा। फिर ये हो गया कार्बोनिल, इसका नाम है तो कार्बोनिल हो गया। फिर ये निकिल है तो यहाँ पर निकिल लिख देंगे और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इसमें 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। डिम नंबर में देखते हैं, इसमें के पहले आ गए तो पहले इसका नाम हो जाएगा क्या, पोटेशियम। फिर यहाँ पर देखिए 4 है तो ये हो जाएगा टेट्रा। फिर यहाँ पर ये आई है तो इसको हम आयोडो बोलते हैं तो यहाँ पर आयोडो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर Hg को हम लिखेंगे, मरकरी नहीं लिखेंगे, इसके मर्क्यूरेट लिखेंगे। जब यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ा होता है इसका जो संयोजकता होगी माइनस में होगी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मर्क्यूरेट। और ये कितना हो गया, सेकेंड हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमको नाम लिखना है। अब प्रश्न 5 है, IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न का सही नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आयन वाले हैं उनका नाम कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 6 जुड़ा है तो ये हो गया हेक्सा। फिर ये H2O को एक्वा बोलते हैं तो ये हो गया एक्वा। फिर ये टाइटेनियम है तो यहाँ पर टाइटेनियम हो गया। अब ये 3+ है तो यहाँ पर 3 आयन हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 6 है तो ये हो गया हेक्सा। फिर ये H2O जुड़ा है तो ये हो गया एक्वा। फिर ये मैंगनीज है तो यहाँ पर मैंगनीज हो गया। 2 हैं तो यहाँ 2 आयन, लास्ट में आयन लिख देते हैं। इसके जिसमें आयन लिखा होगा उसमें लास्ट में आयन लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 जुड़े हुए तो टेट्रा हो गया। फिर ये क्लोरीन है तो इसको क्लोरिडो बोल देंगे। और निकिल में निकलेट लगाएंगे, निकिल नहीं लिखेंगे, निकलेट। यहाँ पर ध्यान देना है, जब यहाँ पर जो अपना ये आयन आता है यदि ऋणात्मक आयन आए तो धातु के नाम में एट लगाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया निकलेट। अब यहाँ पर जो आयन बचेंगे वो कितने बचेंगे उसको देख लेते हैं। अब यहाँ Cl में जो है 1 माइनस होता है तो 4 माइनस हो गए। 4 माइनस में 2 माइनस बचे तो 2 किसके पास जाएंगे, Ni के पास। इसलिए यहाँ पर आयन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर देखते हैं En3 है। तो जो बहुदंतुर लिगेंड होते हैं उनमें ट्रिस बिस इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ 3 जुड़ा है इसलिए हो गया ट्रिस। और जो इसका ईएन का नाम है ये हो गया एथेन 1,2 डाई एमीन, इसका नाम होता है। इसके बाद यहाँ कोबाल्ट लिख देंगे। यहाँ धन में है तो इसमें एन नहीं लगाने की जरूरत है, एट नहीं लगाते हैं। यदि माइनस में होता तो कोबाल्टेट हो जाता, प्लस में है तो एक इसमें सिर्फ कोबाल्ट। और 3 आना है तो 3, क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं होते। इस तरह से यहाँ पर ये इसका नाम होगा। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यहाँ पर प्रश्न है उपसह संयोजी यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये हिंदी में नाम दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र हमको लिखना है। तो यहाँ ट्राई लिखा है तो यहाँ पर हम ये लिख दिए 3। फिर ये नाइट्राइटो लिखा है, नाइट्राइटो का सूत्र होता है ONA। तो
ONA3 लिख दिए। फिर ये ट्राई लिखा है तो यहाँ पर ट्राई लिख दिए। इसके बाद एमीन लिखा है तो एमीन का हो गया NH3। इसके बाद ये कोबाल्ट है तो यहाँ कोबाल्ट लिख दिए। अब यहाँ पर जो है ये 3 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है इस तरह से ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने माइनस हैं ONO में एक माइनस होता है तो ये 3 ये इसको संतुष्ट कर लेगा। इसी तरह से बी नंबर का देखते हैं, ट्रिस। तो ट्रिस का मतलब ये 3 जुड़ गया। फिर ये एथिलीन डाइअमीन है, ये EN का मतलब हो गया ये। फिर यहाँ पर एक क्रोमियम है तो यहाँ पर Cr लिख दिए। फिर एक क्लोराइड लिखा है, क्लोराइड में हम कैसे जानेंगे कि यहाँ 2 लगाना है कि 3 लगाना है कि 4 लगाना है, तो ये तो उदासीन होता है। अब यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 3 है, मतलब उसको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर Cl में कितना लगेगा, 3 लगेगा। इसके बाद पांचवा देख लेते हैं, इसमें सी नंबर देख लेते हैं, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। तो पेंटा का मतलब ये हो गया 5, कार्बोनिल का हम लिखते हैं CO, और यहाँ पर आयरन को लिखते हैं क्या, Fe। और इसका जो है ये ऑक्सीकरण अवस्था है तो केवल जानना है, इसमें लिखना नहीं है। इसी तरह से डी नंबर का देख लेते हैं, तो यहाँ ये है कि यहाँ पर ये टेट्रा हो गया, तो टेट्रा का मतलब 4 है। यहाँ क्लोरो या क्लोरिडो भी बोल देते हैं, क्लोरिडो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोरो, तो क्लोरो हो गया। फिर यहाँ पर प्लेटिनेट है, प्लेटिनेट का मतलब ये है कि इसमें जो आयन बचा है, ये 2 आयन बचा है, इसको माइनस में लगा के रखेंगे, तो PtCl4-2, इस तरह से इसका सूत्र बनाएंगे हम। तो इनकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपसे अच्छे से आने लगेगा। अब चलिए इसको भी देख देते हैं। निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के रासायनिक सूत्र हमको लिखना है। तो यहाँ पर हेक्सा हो गया, हेक्सा का मतलब 6 हो गया। एमीन हो गया, NH3 हो गया। इसके बाद कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिए। फिर क्लोराइड है, ये 3 लिखा है, तो क्लोराइड में 3 लगा देंगे, क्योंकि इसमें उदासीन होता है, इसका कोई कुछ नहीं होता। फिर अगला देख लेते हैं, टेट्रा, तो यहाँ पर ये 4 लगाए। फिर एमीन है तो यहाँ पर NH3 लिख दिए। फिर कॉपर है तो यहाँ Cu लिख दिए। इसके बाद यहाँ सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे, सल्फेट में 2 माइनस होते हैं, अलग से कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद सी नंबर का देखते हैं, तो ये टेट्रा हो गया, तो यहाँ पर हम सी में टेट्रा लगा दिए हैं। फिर ये एमीन है तो यहाँ पर एमीन लिख दिए। फिर प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिख दिए। क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखेंगे, और इसमें ये 2 है तो यहाँ पर क्लोराइड में 2 लगा देंगे। इस तरह से इसका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं होता NH3 में, तो सारा कुछ आवेश इसको दे देंगे। इसके बाद डी नंबर में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो जब पोटेशियम आ जाए तो यहाँ पर कितना हो गया, K4। K4 और 5 ये कैसे आएगा बाद में देखते हैं, शुरू में K लिख देना है, बाद में इसको लगाएंगे। फिर ये हेक्सा है तो हम ये हेक्सा कर दिए। फिर साइनो है तो CN कर दिए। फेरेट है तो यहाँ पर Fe लिख दिए। अब यहाँ पर ये सेकेंड का मतलब ये है कि इसके पास 2 ही ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पर ये साइनो जो जुड़े हैं 6 जुड़े हैं, तो इसके पास 6 माइनस हैं। 6 माइनस में 2 हम किसको दे रहे हैं, आयरन को। कितने बचे, 4। तो इस तरह से यहाँ पोटेशियम के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसके अंतर को देख लेते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है, किंतु जल में घोलने पर अपने अवयवों में विघटित विघटित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप होता है, यद्यपि कभी आंशिक वियोजन हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं और इन्हें जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो यह अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते, बल्कि संकुल आयन के रूप में ही रहते हैं। फिर है, द्विक लवणों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। संकुल लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनके सूत्र में उपसहसंयोजी आयन को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इनके सूत्र में अवयवी लवण पूरे रूप में साथ साथ लिखे जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर है। चलिए इसका अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कार्बधातुक यौगिकों के 4 महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर है औषधि में, तो जो मर्क्यूरोक्रोम, मरकरी हाइड्रीन, टिंचर, ये पूतरीधि औषधियों बनाने में मरकरी का प्रयोग किया जाता है, मरकरी के कार्बधातुक यौगिकों का। कृषि में अनेक कार्ब मरकरी यौगिक जैसे एथिल मरकरी क्लोराइड या फास्फेट से बीज अभिकृत किए जाते हैं। अप्रस्फुटो अप्रस्फोटन रोधी है।
एंड तो ये टेट्रा एथिल लेड एक महत्वपूर्ण अप्रस्फोटरोधी है, या प्रस्फोटन भी लिख देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर है उत्प्रेरक के रूप में, तो संपूर्ण धातुओं के विलयशील कार्बधातुक संकर समांग उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैसे विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग द्विबंधों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। फिर यहाँ पर अगला है उद्योगों में, तो कार्ब लिथियम तथा कार्ब एल्युमिनियम यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कार्ब धातुक यौगिकों के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग द्वारा अनेक रंजक तथा रसायन का निर्माण किया जाता है। रासायनिक संश्लेषण में तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एवं अन्य लिथियम यौगिक कार्ब संश्लेषण में बहुउपयोगी होते हैं। तो इस तरह से कार्ब धातुक यौगिकों के उपयोग हैं, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी तैयारी आपको करना है। थैंक यू।